थर्ड आई न्यूज में आपका स्वागत है। आज चूंकि विधानसभा का सारा रिजल्ट आ चुका, असम, वेस्ट बंगाल और बाकी सभी राज्यों का रिजल्ट हमने देखा। अब जैसा आप लोगों ने देखा, अब हम दो स्टेट को लेकर के एक मंथन करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल और असम। तो वेस्ट बंगाल में क्या मैंडेट रहा, लोगों ने किसको वोट दिया और किस तरह से है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, इसको परखेंगे और इस पर मंथन करेंगे। मैं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ एडिटर हैं हमारे थर्ड आई के प्रमोद तिवारी। तो आज डिस्कशन में पहला मैं मुद्दा रखूंगा कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और जीत करके टीएमसी निकल के आई है, उभर के आई है, तो कैसे आई है, उस पर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। तो अब आप देखिए ये फिगर कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी को 47.9% वोट्स मिले हैं, 47.9% वोट मिले हैं, जबकि उनको 213 सीट्स मिली हैं। वही आप देखिए बीजेपी को 38.1% वोट्स मिले हैं टोटल वोट्स के, और सीट्स मिले हैं 77 एमएलए जीत कर आए हैं। अब सवाल यह है कि परसेंटेज, अगर आप देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोट्स 38.1 मायने रखता है, बहुत बड़ा फिगर है, बहुत ज्यादा लोगों ने वोट किया बीजेपी को। एक एक राज्य में 33% वोट अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वो राज्य में जीत के आती है पार्टी। जैसे असम की आप बात करेंगे तो बीजेपी को 33.2% मिल करके बीजेपी जीत कर आई है, 60 सीट्स लेकर आई है। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 38.1% के साथ 77 सीट्स, मतलब यह कि सीट्स, अगर एमएलए की सीट्स की हम बात करें तो बहुत कम है। तो मैं पहले इस टॉपिक पर, इस पर थोड़ा सा मैं फोकस करने के लिए कहूंगा प्रमोद तिवारी को कि क्या है ये वेस्ट बंगाल का कहानी। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि असम में 30% से कुछ ज़्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम हो गई, और वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंग में उसे 38.1% वोट मिले, फिर भी उसको टोटल सीटों में से 292 में से केवल 77 सीटें मिली। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रल सिस्टम है, ये उसके कारण होता है। जो जिस सिस्टम, हमारा जो इलेक्ट्रल सिस्टम काम कर रहा है, उसमें ये जो इस तरह के जो नतीजे आते हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। तीन पार्टियां अगर चुनाव लड़ रही है, एक को 33%, एक को 31%, एक को 29% वोट मिलेंगे, तो 31% वाली जो पार्टी है, हम देखेंगे कि उसको भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला है। 100 में से 51 लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, किंतु तीनों में से वो आगे है। तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शनरिंग। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी असम में तो जीत जाती है, पर जहां पर सीधा मुकाबला उसका होता है टीएमसी से, वहां वो पीछे रह जाती है। बंगाल के नतीजों की अगर हम चर्चा करें तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारी है, जैसे कि विपक्षी कह रहे हैं। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 44 सीटें मिली थी और उसे 12.3% वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस सिफर रहे हैं, पर कांग्रेस फिर भी ऐसे फूले नहीं समा रहे हैं जैसे कि उन्होंने बंगाल जीत लिया हो। भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 3 सीटें मिली थी, 3 सीट से जंप करके पार्टी 77 सीटों पर आ गई, पर इसके बावजूद भी नतीजे अप्रत्याशित है। चाहे आप जितने भी ओपिनियन पोल देख लीजिए, जो चुनाव के पहले हुए, चुनाव होने के बाद में जो एग्जिट पोल हुए, उनको आप एनालिसिस कीजिए। और उसके अलावा जो भारत में आजकल चुनाव में एक नई परिपाटी हो गई कि क्रिकेट के साथ में चुनाव का सट्टा भी चलता है, तो चाहे आप सट्टा बाजार की नब्ज को आप टटोलिए, हर कोई बहुत ही क्लोज फाइट बता रहा था, सट्टा बाजार एडवांटेज बीजेपी बता रहा था अंतिम क्षणों तक, किंतु जब नतीजे आए तो नतीजे पूरी तरह से बदले से दिखे। इसका एक कारण, पहला कारण मेरे ख्याल में, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में सीधी टक्कर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समझ रहे थे कि पिछले चुनाव में जो करीब 33% वोट सीपीएम और कांग्रेस को मिलकर मिले थे, अगर 33% न भी मिले तो उन्हें 20-25% वोट मिले। नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें मतलब मैं ये करना चाहूंगा कि इस बार
कांग्रेस को 2.93%, मतलब 3% भी नहीं मिले, और सीपीएम को 4.73%। मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। हाँ। 2016 में दोनों को 33% वोट मिले थे, सीपीएम और कांग्रेस को, और दोनों की सीटें 60 सीटें करीब थी, 44 और 26, 70 सीटें थी दोनों की। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार मैं समझता हूं कि ये समझ रहे थे कि 70 सीटें अगर वो न भी जीत पाए, उन्हें 30% वोट न भी मिले, पर उन्हें 20-22% वोट मिलेंगे। पर दोनों को मिला के मैं समझता हूं कि दोनों का वोट प्रतिशत इन चुनाव में 2021 के चुनाव में दहाई के आंकड़े में भी नहीं, 8%। वही मैं कह रहा हूं, दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंचा, 10% से भी कम रहा। कहने का मतलब कि सीपीएम और कांग्रेस का सारा वोट टीएमसी को शिफ्ट हो गया। जहां तक पोलराइजेशन की बात है, बंगाल के चुनाव हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से पोलराइज चुनाव थे। चुनाव जब शुरू हुए तब नहीं लग रहा था पोलराइजेशन इस कदर होगा, क्योंकि फुरफुरा शरीफ क्या जो शहजादा है वो सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन के साथ में था, ओवैसी ने अलग अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग टीएमसी के मुस्लिम वोट में सेंधमारी करेंगे, पर वहां पर मुसलमानों का जो पोलराइजेशन था, उनका जो ध्रुवीकरण था, वो टोटल एंड कंप्लीट था। पर हिंदू ध्रुवीकरण उस अनुपात में नहीं हो पाया। तो दो फैक्टर रहे। ये पहला फैक्टर तो यह था कि कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट था वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया टीएमसी को, खासकर उनका जो मुसलमान वोट था। आज भी सीपीएम के पास में वहां पर अपने कैडर है। कांग्रेस का तो मैं नहीं कहता कि कुछ उनका संगठन चरमराया हुआ सा है, अधीर रंजन चौधरी के अलावा वहां कोई बड़ा नेता भी नजर नहीं आता है। पर सीपीएम का आज भी बंगाल में एक वोट बैंक है। पर उस वोट बैंक में भी सीपीएम के साथ में उनका जुड़ाव होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने टीएमसी को वोट डाला, क्योंकि टीएमसी के रणनीतिकार भी ये नहीं सोच रहे थे कि वो पिछले चुनावों से ज्यादा, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होता है, पिछले चुनावों से और बंगाल में कोई खास प्रगति, कोई उन्नति नहीं हुई है, पर पिछले चुनावों से फिर भी 2 सीट ज्यादा टीएमसी लेने में सफल हो गई। पिछले चुनाव में जितना वोट प्रतिशत उसको मिला था, इन चुनाव में उससे ज्यादा वोट मिला है। मतलब कि कांग्रेस और सीपीएम का सारा वोट टीएमसी को शिफ्ट हो गया। मुस्लिम वोट कंप्लीट एंड टोटल पोलराइजेशन हुआ, और बंगाली हिंदुओं ने किंतु उस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया, जिस अनुपात में बंगाली में, तो अनुपात तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे के सारे मुसलमान अल्पसंख्यक वोट जो है वो टीएमसी को गिरे। अब सवाल ये उठता है कि बंगाली हिंदुओं ने पूरी कोशिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं किया। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से बंगाली भद्रलोक का मिजाज समझने में भूल हो गई। बंगालियों को वहां एक अलग सा मिजाज है। नहीं, मैं एक चीज में कहना चाहूंगा, अगर आप ये बोलते हैं 38.1% वोट मिले हैं, हमको ये नहीं भूलना पड़ेगा 38.1% ये भी बंगाली हिंदू हैं। तो 38.1%, अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, 47.9% टीएमसी को मिले हैं, जहां 30% मुस्लिम वोट्स थे, क्योंकि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो 30% है वहां के। हम बता रहे हैं कि 30% नहीं, कम से कम 29%, 1% इधर उधर हुआ होगा, तो 29% वहां से मिले हैं। अब रह गया कि बाकी 18%। सो 18% को आप कह रहे हो कि 18% जो बंगाली मिजाज की आप बात कह रहे हो, तो बंगाली मिजाज वो 18% को लेकर कह रहे हो आप, जबकि 30 मैं ये नहीं कह रहा, 38 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंगालियों ने टीएमसी को वोट क्यों दिया। मैं ये कह रहा हूं कि बंगालियों ने भारतीय जनता पार्टी को पोलराइजेशन की पूरी कोशिशों के बावजूद भी वोट क्यों नहीं दिया। पिछले 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषंगिक संगठन बंगाल के हर गांव में जाकर अपने संगठन का विस्तार करने में लगे हुए हैं। उसके बाद भी अगर ये होता है कि वोट नहीं आते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और आप इस बात को भी मत भूलिएगा कि 2016 से लेकर 2021 के दरमियान बंगाल में 5 से 6 बड़े दंगे हुए जी। उन दंगों में कार्तिक घोष और 2-3 बंगाली हिंदू लड़कों को ब्रूटली मर्डर भी कर दिया गया था। तो एक बांग्ला हेजेमनी बोलकर वहां पर एक, मुझे जो समझ में आता है कि वहां पर एक चीज है, बंगालियों में आज भी एक भावना है कि जो बंगाली मानुष आज सोचता है, भद्रलोक आज सोचते हैं, भारत उसको कल सोचेगा। दिल्ली के साथ में आप देखिए 35 वर्षों तक सीपीएम का शासन वहां पर रहा। उस दरमियान भी दिल्ली में चाहे किसकी भी सरकार रही हो, उस दरमियान दिल्ली में कांग्रेस की सरकार भी थी, जनता पार्टी के अलग अलग घटकों की सरकार भी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई। अमूमन प्रत्येक सरकार के साथ में सीपीएम की एक तनातनी रही थी। वो दिल्ली को बहुत ज्यादा वो महत्व नहीं देना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसने अपनी राजधानी वेस्ट बंगाल को बनाया था। वेस्ट बंगाल राजधानी होने के कारण
उस समय लंदन को विलायत कहते थे, बंगाली सबसे पहले विलायत गए, उन्होंने अंग्रेजी सीखी, कोलकाता एजुकेशन हब बना, कोलकाता मेडिकल हब बना। उसके बाद में कम्युनिस्ट आए और उन्होंने किस तरह से बंगाल को पूरी तरह चौपट कर दिया, वहां की इंडस्ट्री को किस तरह से बर्बाद कर दिया। पर वो बंगालियों के अंदर वो एक आत्ममुग्धता का भाव आज भी है कि हम औरों से श्रेष्ठ है। ममता बनर्जी ने इस कार्ड को बखूबी खेला। उन्होंने कहा कि बंगाल को बाहरी लोग नहीं चाहिए, और उसने उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और कैलाश विजयवर्गीय सहित भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता वहां आ रहे थे, उन्हें वो कहने लगे कि हमें बाहरी लोग नहीं चाहिए। वहां एक नारा चल रहा था, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, बांग्ला चाहिए निजर में के, बांग्ला अपनी लड़की को चाहता है। दूसरी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी से भूल ये हुई कि उसके पास में बंगाल में ममता की टक्कर का कोई नेता नहीं था। बिल्कुल, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता है, और ये जो घोष है भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष, निसंदेह वे बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, किंतु उनका कद ममता बनर्जी के अनुपात में उतना बड़ा नहीं है। तीसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किसी को सीएम का फेस अपना नहीं सामने रखा था। टीएमसी ममता बनर्जी का चेहरा आगे रख के लड़ रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर वोट मांग रही थी। बंगला मानुष से मैंने बार बार मैं ये भी कह रहा हूं कि टीएमसी की जो अभूतपूर्व जीत वहां पर हुई है एट द कॉस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, इसके मायने वहां की हिंदू बंगाली जनता नहीं समझ पा रही है। उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि पिछले 5 वर्षों में 4 से 5 बड़े दंगे हुए। आप देखिए, कालिया चौक मालदा का दंगा हुआ था, धूलागढ़ का दंगा हुआ था, जालंगी का दंगा हुआ था, बसीराट में दंगे हुए थे। इन दंगों में नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के खुलेआम नारे लगे थे। मतलब मैं अगर ये कहूं कि आजाद भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा टीएमसी ने की है। ये तुष्टीकरण की नीति सीपीएम के समय से चलती आ रही है, पर इन्होंने पराकाष्ठा कर दी। दुर्गा पूजा के विसर्जन को मुहर्रम के लिए टाल दिया गया, सरस्वती पूजा के आयोजन को रोक दिया गया। उसके बावजूद भी वहां के भद्रलोक बंगाली मानुष यह नहीं समझ पा रहे हैं कि टीएमसी के आने के मायने क्या हो सकते हैं। तो ये तो किसी के भी समझ के परे की बात है। पर मुद्दा यह है कि टीएमसी क्यों जीती, भारतीय जनता पार्टी क्यों आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। अगर उन्हें अंगुलियों पे हम गिने तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास में सीएम का कोई फेस नहीं था। शुभेंदु अधिकारी, घोष और मुकुल राय जैसे नेता कद्दावर तो जरूर है, किंतु उनकी राजनीतिक शख्सियत ममता बनर्जी के सामने टक्कर की नहीं है। दूसरा कारण यह था कि ममता बनर्जी ने बाहरी लोगों का डर बांग्ला जनता के अंदर गहरे तक घुसा दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बंगाल को फिर दिल्ली या गुजरात वाले चलाएंगे। ये बात आत्ममुग्धता की शिकार बंगालियों को गवारा नहीं हुई। उनको इसलिए भी करने के लिए चांस मिला क्योंकि यहाँ पे अपने लीडर नहीं थे, बंगाली के बड़े लीडर नहीं थे। तीसरी बात यह हुई कि मुस्लिम वोटों का कंप्लीट एंड टोटल पोलराइजेशन हुआ, जबकि हिंदू वोट उस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पोलराइज नहीं हुए। जैसा कि आप खुद कह रहे थे कि 30% मुस्लिम वोटों ने मान लेते हैं कि सारा का सारे वोट उधर गए, 18% चला गया, 18% हिंदू वोट भी उधर गए हैं। हिंदू वोट 9-10% जो वोट सीपीएम को और कांग्रेस को मिले हैं वो भी हिंदू वोट ही है। हाँ, किंतु वहां के मुस्लिम वोट पूरे टीएमसी के पास चले गए। तीसरा कारण यह था। चौथा कारण यह है कि बंगालियों में एक अलग दिखने की, एक अलग अपनी तरह की एक जद्दोजहद रहती है कि हम औरों से अलग है। जब सीपीएम का दौर चलता था तो जो आदमी भी राष्ट्रवाद की बात करता था उससे वो सेकुलर नहीं है, बुर्जुआ है कह दिया करते थे। अभी ममता के राज में जो भी आदमी राष्ट्रवाद की बात करता है, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करता है, एक बड़े पैमाने बड़े फलक पर पूरे राष्ट्र की बात करता है तो उसको कह दिया जाता है कि वो एंटी बांग्ला है। तो इस तरह के 4-5 फैक्टर थे जिन फैक्टर्स के कारण भारतीय जनता पार्टी वहां आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। पर यहाँ देवाशीष मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग बंगाल की राजनीति को नजदीक से जानते हैं उन्हें यह पता है कि राइटर्स बिल्डिंग की तरफ जो रास्ता जाता है वो संघर्ष का रास्ता है। संघर्ष की गलियों से वो रास्ता गुजरता है, फुटपाथ से होकर गुजरता है। बंगाल के गांव पाड़ा जिसे बोलते हैं, बंगाल के पाड़ाओं से, बंगाल की जो अलग अलग पाड़ा में अलग अलग मोहल्ले में जो क्लब, उन क्लबों से होकर गुजरता है। हमने देखा कि ममता बनर्जी जब कांग्रेस से अलग होकर सरकार में आई, अलग जब हुई थी तो वो स्ट्रीट फाइटर के रोल में आई थी। सीपीएम की सरकार ने कई बार उनके ऊपर डंडे भी बरसवाए थे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अभी उस स्तर के ऊपर
पश्चिम बंगाल में डंडे नहीं खाए हैं। पहले तो उनके पास संगठन नहीं था, अब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संगठन भी है, 80 के करीब 77 उनके विधायक भी हैं। उन विधायकों को प्रत्येक मुद्दे के ऊपर, आज की तारीख में ये नहीं कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की असेंबली में तृणमूल का एक छत्र राज्य है, वहां 77 विधायक ऐसे हैं जो पूरी की पूरी एक विचारधारा से बंधे हुए हैं, जो विचारधारा टीएमसी की विचारधारा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर अगले चुनाव में राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचना तो उन्हें सड़कों के ऊपर उतरकर स्ट्रीट फाइटर बनकर ममता बनर्जी को चुनौती देनी होगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं कहूंगा कि उन्हीं की बदौलत 3 से 77 पर पहुंचे हैं, किंतु केवल उन दिल्ली के नेताओं के भरोसे 150 का जादुई आंकड़ा बंगाल में पार करना इतना आसान नहीं है। फिर दोहराना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के अगर बंदे मेरी बात सुन रहे हैं कि राइटर्स बिल्डिंग तक जाने का रास्ता संघर्ष का रास्ता है, सड़कों के ऊपर आंदोलन का रास्ता है, सड़कों के ऊपर घेराव का, विरोध प्रदर्शन का रास्ता है, उस रास्ते 5 वर्ष का समय उनके पास में है। एक भारतीय जनता पार्टी जिसे कहते हैं एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं और बंगाल को बंगाल की तरह से समझें। एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि बंगाल के चुनाव शेष भारत के चुनाव से अलग होते हैं। आज से 20-25 साल पहले जब हम देखते थे कि इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत नहीं हुआ करता था, तो बिहार में, यूपी में, झारखंड में, हिंदी बेल्ट के अन्य राज्यों में बूथ कैप्चरिंग होती थी। बंगाल में कभी बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। बंगाल में बूथ कैप्चरिंग होने की जरूरत नहीं है। वहां पर पार्टियों का संगठन इतना मजबूत होता है कि वो देखते हैं कि अगर किसी अपार्टमेंट में 200 वोटर हैं, उन्हें लगता है कि ये 200 वोटर भारतीय जनता पार्टी है, काल्पनिक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं, तो तृणमूल के लड़के पहले दिन ही जाकर बोल देंगे कि वोट देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, आप लोग भद्र लोग, शरीफ लोग, आप लोग घर में ही रहिएगा, आपके वोट पड़ जाएंगे। तो पहले तो वोट पड़ भी जाया करते थे। इस बार हो सकता है कि केंद्रीय बलों की मजबूती की वहां मजबूत मौजूदगी के कारण हो सकता है कि वोट न पड़े हो, पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले कई लोग इस बार भी वोट देने के लिए नहीं निकल पाए हैं। ये भी समाचार पश्चिम बंगाल से एक नहीं अनेक आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सही बात कहा आपने कि लगभग 22 से 24% पॉपुलेशन ने वोट नहीं दिया। 76% कहीं 78% कहीं वोट पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इतने परसेंटेज ने वोट नहीं दिया। और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो एक ही कौम से संबंधित लोग थे। दूसरी कौम वाले जो थे, जैसे पोलराइजेशन को मैं टोटल कंप्लीट बोल रहा हूं, उन्होंने किंतु 100% वोट डाला। वो देते ही है उनका, लेकिन यहां नहीं हुआ। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमें खुश ये भी होना चाहिए कि बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षित, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन जो मतलब अगर आप पिछले चुनाव की बात कंपेयर करेंगे उसके साथ, तो ये 77 एमएलएस का जीत कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। इस बात को मैं इस तरह से कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी विधानसभा के चुनाव लड़े हों, चाहे वो राजस्थान हो, वहां वो थोड़े से मार्जिन से हार गई थी, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार हो, या फिर उत्तर प्रदेश हो, जहां पर उसे बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली थी, पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को 40% से अधिक वोट नहीं मिले। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर 40% तक वोट का आंकड़ा छू रही है, छू सकती है, बिल्कुल 38.1%, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये 38.1% मेजर। मैंने ये बात कहना चाहता हूं कि 38.1% लोग चेंज हुए हैं, उनको समझ में आई है कि क्या जरूरत है, क्या देख रहे हैं वो आगे की ओर। और बाकी जो 5-7%, 4% वोट अगर इधर उधर स्विंग हो जाते हैं तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती। तो 4% लोग स्विंग तब होंगे जब ये 77 एमएलए अपने समर्थकों के साथ में ये 5 साल में राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च करेंगे, पुलिस से डंडे खाएंगे, तो 4% भी इधर से उधर आ जाएंगे। बिल्कुल प्रमोद, तो ये था हमारा वेस्ट बंगाल के बारे में हमारा डिस्कशन, हमारा मंथन। अब हम आएंगे असम की ओर। तो असम में आपने देखा, असम में बीजेपी को 33.2% ये मिले हैं वोट्स। कांग्रेस को मिले हैं 29.7, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस। अगर परसेंटेज में इसमें आप वोट्स कितने मिले उसको अगर कहा जाए तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि बीजेपी को मतलब जो एमएलए जो चुन कर आए हैं वो 60 है और कांग्रेस का 29 है। इसके बाद आप आते हैं थर्ड है AIUDF, जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। तो इस बार बहुत ज्यादा उनको मिला 16 सीट्स, तो 9.29% उनको भी वोट मिला। तो ये फिगर है। और AGP को 7.91%, बहुत कम गया उनका
9 पर मतलब जो परसेंटेज ऑफ पीपल है, पॉपुलेशन है, उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने एजीपी को अब नकार दिया है। इसका कारण यह भी हो सकता है क्योंकि वो एजीपी बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए में है, इसलिए भी हो सकता है कि लोगों ने सोचा कि नहीं, एजीपी को देने की बजाय बीजेपी को दे दे, एक ही तो बात है। इसलिए भी हो सकता है कि उनके कुछ परसेंटेज कम गए हों, घट गए हों। तो एजीपी के जो है 9 सीट्स मिले हैं और 7.91% एजीपी को मिला है। अब देखिए बीपीएफ की ओर। सो बीपीएफ के टक्कर था यूपीपीएल के साथ। सो बीपीएफ को मिले हैं 3.39% वोट, जबकि परसेंटेज ऑफ यूपीपीएल जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है। खुद बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 4.14%। अब 4 सीटें बीपीएफ को मिला है। और एजेपी, अब आते हैं एक नई पार्टी जो बन के आई है एजेपी। ये लुरिनज्योति जो स्टूडेंट्स यूनियन के नेता थे, उन्होंने बहुत सारे सीट्स में इस बार अपने बंदे रखे हैं। हालांकि एक भी सीट वो जीते नहीं वो, लेकिन उनको वोट का जो परसेंटेज है वो 2.77% वोट्स मिले हैं। सो 2.77% वोट्स मिलने के बाद एक भी सीट हालांकि नहीं जीते हैं, तो क्या ये लगता है कि फ्यूचर में, क्योंकि ये एक प्रादेशिक जो मत है, प्रादेशिक एक, क्योंकि लोगों का एक रुझान था पहले एजीपी की ओर, एजीपी प्रादेशिक के रूप में 7.91% अब हो गया वो, और यही प्रादेशिक जो सिस्टम आया है एजेपी के साथ में, एजेपी जो 2.77% के साथ आई है, तो ये सारा कुछ को लेकर के थोड़ा सा मंथन पर आप दृष्टि डालें। देखिए, एजेपी ने इस बार चुनाव में 82 सीटों के ऊपर, 82 सीट के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और राइजर दल एक अन्य है, ये ऑफशोर है कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अखिल गोगोई की पार्टी, उन्होंने 19 सीटों पे अपने उम्मीदवार दिए थे। राइजर दल के उम्मीदवार, उसके जो अध्यक्ष हैं अखिल गोगोई, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें कोई चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया था एक दल के रूप में। वो शिवसागर सीट से जीते हैं। और बाकी इनके सारे के सारे जो 99 जो अन्य बचे हुए उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार गए हैं, और शायद ही किसी सीट पे वो 2 नंबर पे भी रहे हैं, तीसरे नंबर पे चले गए हैं। यहाँ तक कि लुरिनज्योति गोगोई, जिन्होंने अगल बगल की 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, दुलियाजान और नाहरकटिया, दोनों ही सीटों पर वे तीसरे नंबर पे रहे। तो इस हिसाब से कई चुनावी पंडित कहते हैं, कई राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि एजेपी असम की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है, एजेपी का यहाँ कोई स्थान नहीं है। पर मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। पहली बात तो ये कि असम में क्षेत्रीयतावादी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी 1985 के असम एकॉर्ड के बाद में असम गण परिषद एजीपी। अब वो अपना क्षेत्रीयतावादी चरित्र खो चुकी है, वो एनडीए का हिस्सा हो गई है। लोग इसे भाजपा की बी टीम कहते हैं, मैं बी टीम कहना थोड़ा सा डेरोगेटरी मानता हूं, तो मैं उसे भाजपा की एक सब्सिडरी पार्टी के रूप में ही उसे ज़्यादा देखता हूं मैं। एजीपी जो है वो असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और असम अखिल असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के समर्थन से ये पार्टी बनी थी। और ये पार्टी को अगर मैं कहूँ तो ये काज के विरोध में जो आंदोलन चला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में आंदोलन जो चला था, उस आंदोलन की उपज है ये दोनों, राइजर दल और एजीपी। लोग दोनों को ही क्षेत्रीयतावादी पार्टी मानते हैं, पर यहाँ मैं फिर डिफर करता हूँ। एजेपी एक आंचलिकतावादी, क्षेत्रीयतावादी, रीजनल जो भी हम कहें पार्टी है, किंतु अखिल गोगोई की जो राइजर दल है उसे मैं राइजर दल को मैं आंचलिकतावादी दल नहीं मानता, क्योंकि अखिल गोगोई एक एक्सट्रीम वाम रुझान वाले व्यक्ति है, माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति हैं। उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो आंदोलन है, उनके जो कथन है, वो सारे के सारे उस ओर इशारा करते हैं। तो इस तरह के और मैंने देखा कि जो ये एक्सट्रीम वाम रुझान वाले लोग होते हैं वो अराजकतावादी तत्व होते हैं। ये अराजकतावादी शब्द हो सकता है अखिल गोगोई को भी अगर बुरा लगे तो मैं, अगर वो मुझे कोई अच्छा शब्द अपने लिए सुझाएंगे तो अगली बार मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा। पर ये अराजकतावादी तत्व है और राजनीति में इनका ये हिट एंड रन वाले लोग हैं। बहुत ज्यादा कोई योगदान इनका भारत असम की राजनीति में न था न है। उनके राइजर दल को मैं राइट ऑफ करता हूँ। नहीं, फिर भी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये एजेपी जो है वो राइजर दल जैसे तत्वों से, तत्व कह रहा हूँ, राजनीतिक दल नहीं कह रहा हूँ, तत्वों से जितनी जल्दी दूरी बना लें भविष्य की उनकी राजनीति के लिए वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं एजेपी के ऊपर कि एजेपी असम की राजनीति में प्रासंगिक है या नहीं। हर चीज को हम वोट से आकलन नहीं कर सकते। 2.71 वोट मिले, पर हमें यह भी जानना होगा कि वो 100 दिन पुरानी पार्टी थी, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे,
छात्र आंदोलन करना, छात्र राजनीति करना और रियल टाइम पॉलिटिक्स करना दो अलग अलग बातें हैं। पर जब तक असम में क्षेत्रीयतावादी मुद्दे हावी रहेंगे तब तक एजेपी की प्रासंगिकता भी बनी रहेगी। आप देखिए, नई सरकार ने शपथ ग्रहण की है, मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण कर ली है। डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी कोविड क्राइसिस हो सकता है कि कुछ दिन कोविड क्राइसिस के चलते आवाज न उठे, या कई बार सरकार को एक हनीमून पीरियड दे दिया जाता है, वो हनीमून पीरियड दिया जाए। इसके बाद आप देखिएगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का के खिलाफ फिर आवाज बुलंद होने वाली है। एनआरसी का मुद्दा है, एनआरसी के मुद्दे को लेकर लोग आवाज उठाने वाले हैं। फिर 6 जनगोष्ठियों को जनजाति का दर्जा दिया जाना, उसको लेकर लोग आवाज उठाने वाले हैं। फिर असम समझौते की धारा 6 है, उसको लेकर आवाज उठाई जानी है। और बहुत ही ये मतलब एक काफी कंटेंशियस सी धारा है ये। बातचीत उसमें बात तो बहुत साफ है कि असम के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सेफगार्ड दिया जाना चाहिए टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड प्रिजर्व देयर सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड देयर कल्चरल हेरिटेज। किंतु कल्चरल हेरिटेज, सोशल, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ होम, ऑफ एसएमईज पीपल, और कंटेंशन यहाँ है। अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि एसएमईज कौन है, क्योंकि 1985 के असम अकॉर्ड के बाद में वही फिर असमिया हेजेमनी वाली बात हो गई। असमिया वर्चस्ववाद के चलते बोडो ने कहना शुरू कर दिया कि हम असमिया नहीं है। कार्बी ने असमिया वृत्त से अपने आप को अलग कर लिया। डिमासा लोगों ने अपने आप को असमिया वृत्त से अलग कर लिया। इस तरह असम की जो जनजाति है, जो सही मायने में जो यहाँ के एबोरिजिनल लोग हैं, उन्होंने एक एक करके अपने आप को असमिया वृत्त से अलग कर लिया। तो अब समस्या ये हो गई कि इन लोगों को हटाकर तो कोई असमिया की परिभाषा गढ़ी नहीं जा सकती है, कोई भी तरह के बेनिफिट्स दिए नहीं जा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी, हालांकि शर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, पर वो जो रिपोर्ट जो है, वो जो मूल भावना थी क्लॉज 6 की, वो मूल भावना को ही सुपरसीड कर रही है। एनआरसी का जहाँ तक मुद्दा है कि एनआरसी को, जो एनआरसी सामने आई है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे यहाँ का आंचलिकतावादी खेमा हो, उन दोनों का इस शिद्दत के साथ में ये मानना है कि असम में 40 से 50 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो 1971 के बाद में आए थे। एनआरसी में जो पहले 40-42 लाख आए थे, घट के 18 लाख हो गए। अब जो अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है कि उन 18 लाखों में भी हिंदी भाषी है, बंगाली हिंदू है, नेपाली है और बांग्ला भाषी करीब 4-5 लोग रह गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 सालों तक चलने वाली, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में 4 सालों तक जो एनआरसी की एक्सरसाइज चली, जिसमें राज्य के अमूमन सारे संसाधन झोंक दिए गए, उस एनआरसी की एक्सरसाइज का नतीजा ये निकला कि हमें ये पता चल गया कि जो 50 लाख लोग, जो 40 लाख लोग, जो 48 लाख लोग बांग्लादेश से 1971 में जब वहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया था पाकिस्तानी सेना ने, उसके बाद जो भारत में भाग कर आए थे, उन लोगों ने अपने कागज पत्र, दस्तावेज सब टकाटक कर लिए हैं। ये था एनआरसी का लबोलुआब। तो उस एनआरसी को तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मान रही है, तो आंसू और दूसरे जो आंचलिकतावादी संगठन है, उनकी जो पार्टी एजीपी मानेगी, इस बात को मैं नहीं मानता। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई घेर सकता है तो वो एजीपी है, क्योंकि एजीपी तो ऐसा करेगी नहीं, वो तो सरकार का अंग है। राइजर दल का मुझे कोई खास एजेंडा नजर नहीं आता। तो आंचलिकतावाद के लिए असम में सदैव जगह रही है, क्योंकि यहाँ की जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी यहाँ की जनगोष्ठियां हैं, चाहे यहाँ के कास्ट समीज लोग हैं, उनमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमेशा बनी रहती है। वो हमेशा उन्हें एक भय रहता है कि बाहरी लोग आकर, चाहे वो भारत के लोग हो, चाहे भारत से बाहर के लोग हो, उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि उनके जनसंख्या के दबाव में हमारी जो पहचान है उसके ऊपर संकट आ जाएगा। और जब तक ये पहचान का संकट का परसेप्शन असमिया जनमानस में रहेगा, तब तक यहाँ रीजनल फोर्स की गुंजाइश बनी रहेगी। और आज की तारीख में वो रीजनल फोर्स एजेपी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव में वोट चाहे कम मिले हों, चाहे सीट उनको एक भी न मिली हो, एजेपी असम की राजनीति में लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकती है। हाँ, क्योंकि हमने देखा असम में आंदोलन होता है, आंदोलन होता है और आंदोलन होता है। इस तरह से आपने मंथन किया, हमने मंथन किया इस टॉपिक का, और असम और वेस्ट बंगाल को लेकर के हमारा ये डिस्कशन अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को सुनने दीजिए हमारा ये वार्तालाप, हमारा ये डिस्कशन, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारा चैनल। याद रखिए, थर्ड आई न्यूज। थर्ड आई न्यूज से आपको इस तरह की ओपिनियंस मिलेंगे, इस तरह के डिस्कशंस मिलेंगे, जिसमें आपको भी कुछ सोचना पड़ेगा, और आप सोच करके प्लीज
कमेंट भी कीजिए। आपका कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।